11,13,325 स्टूडेंट्स जेईई मेन 2023 एग्जाम देते हैं एंड ऑलमोस्ट 1.8 लाख स्टूडेंट्स जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। एंड यू नो जेईई एडवांस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड एंड उसमें से 100 के अंदर रैंक लाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है और बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है। बट टुडे वी हैव जेईई एडवांस टॉपर ऑल इंडिया रैंक 76 मयंक गोयल। हेलो मयंक एंड सबसे पहले यार मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और एक बार यार ऑडियंस को आप इंट्रोड्यूस कर दो। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ मयंक गोयल एंड जेईई एडवांस 2023 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 76 आई है एंड करंटली मैं आईआईटी दिल्ली से सीएस परस्यू कर रहा हूँ। ओके वेरी नाइस यार। तो गाइस आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और आईआईटी जेईई जर्नी देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सभी से रिक्वेस्ट है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो यार। यार अभी तो मयंक भाई ने भी बोल दिया तो आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इट फील टू बी ऑल इंडिया रैंक 76 एंड स्टडीइंग इन आईआईटी दिल्ली सीएसई? कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। हमेशा से चाहता था कि आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली मिल जाए, बट टॉप 100 रैंक मुझे नहीं एक्सपेक्टेड थी बिल्कुल भी एंड इट वाज लिटरली लाइक अ ड्रीम कम ट्रू जब मेरे को पता चला कि ये रैंक है ये। ओके तो एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कि यार देखो तुम ऑल इंडिया रैंक तुम्हारी 76 है जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और फिर 76 रैंक लाना वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब एक क्वेश्चन आता है जो ऑडियंस भी पूछने वाली है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो पूछेंगे कि भैया आईआईटी बॉम्बे क्यों नहीं, आईआईटी बॉम्बे इतना फेमस है, आईआईटी दिल्ली ही क्यों चूज़ किया आपने? तो वो ऐसा नहीं है कि मैंने आईआईटी बॉम्बे छोड़ के आईआईटी दिल्ली चूज़ किया। आईआईटी बॉम्बे की सीएस मेरे को मिली थी, इट क्लोज्ड एट 67 और मेरी रैंक 76 है तो मुझे सीएस नहीं मिली, इसलिए आईआईटी दिल्ली ही मैंने लिया। बट मैं यहाँ हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, बट आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी बॉम्बे की सीएस इज़ डेफिनेटली एट पर। ट्रू, बॉम्बे की हाइक ज़्यादा है बट दिल्ली की पढ़ाई इज़ ग्रेट, वन ऑफ द बेस्ट। ओके वेरी नाइस यार। देखो आईआईटी बॉम्बे हो दिल्ली हो, आई अपना टॉप ब्रांच के अंदर बैठा हुआ है सीएसई के अंदर और दोनों कॉलेज सिमिलर हैं, मतलब उस लेवल की ही है दोनों कॉलेज हैं, सो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यार आपकी आईआईटी जेईई जर्नी कब शुरू हुई? लाइक ये आईआईटी वर्ड आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ कि यार मुझे अब तैयारी करनी चाहिए और अब मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ? तो मैं 9th से कोचिंग में था वैसे, बट मेरे को 9th में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जेईई क्या होता है, आईआईटी क्या होता है। मेरे को बहुत पहले से ये क्लियर था, मुझे 8th से पता था कि मुझसे बायो नहीं होगा। मेरे को पीस मेडिकल में रूल आउट कर चुका था तो काइंड ऑफ बस नॉन मेडिकल ही बची, तो उसी में जाना था। बट मेरे को 9th-10th में मैं था कोचिंग में, बट मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था। 11th-12th में ठीक से पढ़ाई स्टार्ट की तो तभी पता चला, पूरी नॉलेज मिली कि क्या आईआईटी है, क्या जेईई है, कैसे करना है, क्या होगा और इसकी वैल्यू क्या है। तो यार बेसिकली आपने 9th-10th के अंदर कोचिंग ली, बट जो एक्चुअल में आपने हार्ड वर्क किया, डेडिकेटेडली प्रिपेयर किया आईआईटी जेईई के लिए, वो क्लास 11 से शुरू किया और आपने 2 साल जम के प्रिपरेशन की, देन आप ये रैंक लेकर आए। तो यार मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैं कि आपका डेली रूटीन क्या था? अब जैसे मुझे दोनों रूटीन बताने आपको, एक तो जब आप अपने कोचिंग जाते थे और साथ में सेल्फ स्टडी मैनेज करते थे, और एक जब जब जेईई मेंस का एग्जाम या जेईई एडवांस का एग्जाम 1-2 महीने बाकी थे, एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में आ गया था, उस टाइम पे आपका डेली शेड्यूल क्या? तो मेरा ही मानना है 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो रात को जल्दी सोते हैं, डिनर करके सो गए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया और सुबह जल्दी उठ के फिर पढ़ रहे हैं। और एक वो जो रात को लेट तक पढ़ते हैं और फिर सुबह भी लेट उठते हैं। तो टीचर्स वगैरह जनरली यही रिकमेंड करते हैं कि जल्दी सो जल्दी उठो, बट मेरा उल्टा था। मैं रात को 3-4 बजे ही सोता था हमेशा और मेरा अब भी वही स्लीप पैटर्न है। तो जब नॉर्मल टाइम था, जब क्लासेस वगैरह चल रही थी, तब मेरा ऐसा था कि रात को लेट सोया फिर सुबह लेट उठा। थोड़ा क्लासेस जनरली इवनिंग में होती थी तो उसकी दिक्कत नहीं होती थी, प्लस 6-8 घंटे पढ़ाई हो जाती थी दिन की, क्लासेस इंक्लूड करके। जब मेंस एडवांस पास आ गया तो काफ़ी चेंज हो गया। मेंस के टाइम पे हमें जैसे टेस्ट्स करने होते थे, सैम्पल पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उसमें दिन के 1-2 पेपर करने में टाइम चले जाता था, बाकी और रिविजन्स करनी होती थी। और एडवांस के टाइम पे तो काफ़ी, मैं वीएमसी से हूँ तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। तो हमारा एक बैच होता था जिसमें सुबह 9:30 क्लास स्टार्ट होती थी एंड रात को 7:30-8 तक चलती थी, बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक भी होता था। तो मैं रात को बहुत लेट सोता था, सुबह जल्दी उठ नहीं पाता था। तो उस हर क्लास में 2 महीने तक चली होगी रोज़, तो हर क्लास पे मैं 11:30 पहुँचा हूँ। तो मैं फिर ब्रेक में बैठ के अपना असाइनमेंट वगैरह ख़त्म करता था। ओके हाँ, बट मतलब कर लेता था, मिस नहीं करता था। ऑलराइट यार,
तो मतलब बेसिकली आप जितनी भी आपको स्टडी करनी होती थी, क्योंकि जिस दिन आपका कोचिंग होता था तो आप बेसिकली जो भी काम कोचिंग का है कोचिंग के अंदर ही करके आते थे, क्योंकि आपकी 9:30 से क्लासेस होती थी और रात के 7:30 या 8 बजे तक चलती थी। तो आप ट्राई करते थे कि मैक्सिमम चीज़ें वहीं कवर अप कर लें और बाकी थोड़ा बहुत रिविजन आप घर पे करते थे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, कि आप वही टॉपर हो जो 12, 13, 14 घंटे पढ़ते थे और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, या फिर वो स्टूडेंट हो जो कम पढ़ता था लेकिन बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से पढ़ता था? देखो मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाता। लाइक मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि 12-14 घंटे पढ़ सकते हैं, बट मुझ में वो कैपेसिटी है ही नहीं। मेरे को 2-3 घंटे पढ़ के कुछ ब्रेक, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। तो मैं 6-8 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था दिन में। बाकी मैं सीरीज़ वगैरह सारी देखता था, सारी मूवीज़, सारी सीरीज़ मैंने हर मूवी देख रखी है। 4 जून को हमारा पेपर था, 3 जून को मैंने डेली क्राइम के दोनों सीज़न देखे हैं बैठ के एडवांस्ड। हाँ, तो फिर सुबह से मैंने स्टार्ट किया, शाम तक खत्म हुआ। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कल तो एडवांस है, मैंने जो चीज़ें लिख के रखी थी कि ये करनी है वो भी कर लो। तो ये चीज़ें, बट ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही कहूँगा दैट आप जो आपको सूट कर रहा है आप वो करो, बट आप पढ़ाई ठीक से करो। एंटरटेनमेंट के लिए टाइम लो, बट पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, राइट, राइट। मतलब तुम ऐसा मत देखो कि मुझे यार आज 12 घंटे या 14 घंटे पढ़ने हैं फिर मैं टारगेट्स बना रहा हूँ। आप अपने टारगेट्स बनाओ। सबसे पहले आप देखो यार मुझे आज के टारगेट्स, मुझे 3 टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, तो उन पे टाइम मत देखो कि मुझे कितना टाइम लगाना है। उसमें देखो कि आप कितनी जल्दी उन्हें और कितनी एफिशिएंटली आप अच्छे से कवर अप कर पाते हो। इंपॉर्टेंट वो है ना कि टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को एकदम टॉर्चर भी नहीं करना है। देखो यार, ये IIT प्रिपरेशन ना 1 साल 2 साल, कई बच्चे तो 4-4 साल भी प्रिपरेशन करते हैं। तो उसमें आप अपने आप को टॉर्चर नहीं कर सकते। आपको एंजॉय भी करना होगा, आपको बाहर घूमने भी जाना होगा, आपको पढ़ाई भी करनी होगी। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो जो टाइम जिस चीज़ का है उसको अच्छे से करो, वही बेस्ट होता है। जब यार ऑल इंडिया रैंक 76, ये सारी चीज़ें कवर अप करके, ऑल अबाउट इज टाइम मैनेजमेंट। आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यार, देखो आज के टाइम में ना ऑनलाइन वर्ल्ड में ऐसा हो गया है कि एक डोज आती है जिसके बिना काम बिल्कुल नहीं होता। मतलब IIT प्रिपरेशन बिल्कुल अधूरी है उस डोज के बिना। अगर उस डोज को एक बंदा ले लेता है ना तो उसे पढ़ने का मन करने लगता है, उसका पढ़ने में मन लग जाता है। और उस डोज का नाम है मोटिवेशन। तो वो मोटिवेशन के लिए आप क्या करते थे? लाइक आप भी ऐसे शॉर्ट्स स्क्रॉल करते थे, वीडियोस देखते थे, फिर पढ़ने बैठते थे, या कोई आपका इंटरनल मोटिवेशन था? नहीं, देखो यूट्यूब पे मैं मोटिवेशनल चैनल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं देखता था। इनफैक्ट मैं वो भी नहीं देखता था, जैसे कुछ चैनल्स है, जैसे फिजिक्स सर्जी करके एक चैनल है, वो जो ये एडवांस के टफ क्वेश्चन लेके उनमें गलतियाँ निकालते हैं बेसिकली। तो ऐसा भी चैनल है? तो ऐसे चैनल मैंने कभी नहीं देखे बेसिकली। वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन सब चीज़ों के लिए। मैं यूट्यूब पे अगर कुछ देखता था तो वो था आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी, बीबी, ये चीज़ें मैं देखता था क्योंकि इनसे एंटरटेनमेंट होता था, इनसे थोड़ा पढ़ने के बाद रिफ्रेशमेंट के लिए। हाँ। तो मोटिवेशन वही था, जैसा कि आपने कहा, इंटरनल मोटिवेशन जब है कि कॉलेज के अंदर जाना है। बेसिकली रैंक मैटर्स, जब आपकी बढ़िया रैंक आती है तो हर कोई देखता है। तो एक भाई था कि बढ़िया रैंक होगी तो कह पाऊँगा, और तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो यार इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि आपने क्या स्टडी मटेरियल फॉलो किया था। आपने कोचिंग का मटेरियल के साथ साथ कोई रेफरेंस बुक्स भी फॉलो की थी और PYQs वगैरह भी सॉल्व किए होंगे, तो आप बताओ मटेरियल कौन सा फॉलो किया था यार? तो आजकल मटेरियल की बिल्कुल भी कमी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा उसको एकदम ही बहुत सारा मटेरियल मिलता है, और आधे लोग तो देख के ही डर जाते हैं हाँ, कि इतनी चीज़ें कैसे करेंगे। तो यार देखो, बहुत सिंपल सी बात है, तुम किसी ना किसी कोचिंग में होगे, नहीं होगे तो किसी को तो फॉलो कर रहे होगे, सेल्फ स्टडी तो नहीं कर रहे होगे। तो जिसको भी फॉलो कर रहे हो उसका मटेरियल सही होगा। मैं VMC में था, VMC का मटेरियल बहुत अच्छा था, तो मैं सारा VMC के मॉड्यूल्स, VMC के वर्कबुक्स वो सब सॉल्व करता रहा। उससे ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाती हुई। प्लस PYQs वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होते थे VMC वर्कबुक्स में, तो वो भी कवर हो गए। उसके बाद ज़्यादा नीड नहीं होती फिज़िक्स के लिए। जैसे मैंने सिंगेज सीरीज़ खरीदी हुई थी पूरी, बट वो कभी ज़्यादा करी नहीं। उसमें बेसिकली कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया, काफ़ी सारे रिलेवेंट होते हैं, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंसेप्ट हैं JEE के सिलेबस में, उन पे भी हायर बिल्ड ऑन्स होते हैं, तो वो आप कर सकते हो। उसमें एक्सरसाइजेज भी अच्छी होती हैं, क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, तो उससे क्लैरिटी बढ़ जाती है। बाकी मैथ्स में विकास गुप्ता की ब्लैक बुक होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, वो हर कोई बताएगा। तो फॉर JEE एडवांस, राइट, फॉर JEE एडवांस्ड मैं ये संगेज भी एडवांस्ड के लिए कह रहा हूँ। मेंस के लिए तो सिंपल NCERT इज़ द बाइबल फॉर JEE मेंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स टफ है उसकी, मैथ्स थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। राइट।
एंड केमिस्ट्री एडवांस की भी आई विल से दैट एनसीईआरटी करो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आगे मटेरियल कर लो कोचिंग का, दैट इज़ सफिशेंट। उसके आगे मेरे हिसाब से कुछ करने की नीड नहीं है। PYQ सारे डन होंगे। ओके, वेरी नाइस यार। देखो यार, कई लोग ना अपनी कोचिंग मटेरियल को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और बाकी बुक्स पे बहुत ज़्यादा भागते हैं। मुझे एक इसका सबसे बड़ा रीज़न लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को ज़्यादा नॉलेज ही नहीं होती एग्ज़ाम के बारे में, और जो जैसा रिकमेंड करते हैं उसी बुक को परचेज़ कर लेते हैं उसी टाइम पे, जो सबसे बड़ी गलती होती है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये आपके सामने एक टॉपर स्टूडेंट खड़ा हुआ है, वो भी यही कह रहा है कि आपका जो कोचिंग मटेरियल XYZ कोई भी कोचिंग है, उसका मटेरियल मोर देन सफिशिएंट होता है जेईई मेंस और जेईई एडवांस एग्जाम निकालने के लिए और टॉप 100 रैंक लाने के लिए। बट अगर आपको फिर भी कोई रेफरेंस बुक चाहिए, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, या आपका कोचिंग मटेरियल आपको समझ नहीं आता, देन आप किसी रेफरेंस बुक पे आप जंप कर सकते हो, स्पेशली फॉर एडवांस मेंस के लिए तो वो भी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। और साथ में जैसे मयंक ने बोला कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs मयंक की कोचिंग में वो वर्क बुक में ही थे, बट आप अलग से कोई बुक परचेज कर सकते हो, क्योंकि PYQs मेंस हो या एडवांस हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपने अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था? लाइक आपने, ऐसा होता है ना कि जितनी जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उतना ही ज़्यादा हमें टाइम मिल जाता है रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए और मॉक टेस्ट के लिए। तो आपका क्या टारगेट था, कब तक सिलेबस कंप्लीट किया आपने? तो मेरी एक चीज़ है जो कि मैं कन्फेस करना चाहूँगा, मैंने इनऑर्गेनिक कभी करी नहीं, मतलब कभी ठीक से नहीं करी। एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी 1-2 बार, बट कभी मैंने इनऑर्गेनिक लर्न करी नहीं अच्छे से। इनऑर्गेनिक, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये वाले सारे चैप्टर्स जो रटने पड़ते हैं, जो अच्छे नहीं लगते किसी को भी। तो मेरा तभी मेंस भी थोड़ा ख़राब हो गया था। मेंस में लाइक सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे मैथ्स में फुल थे, फिजिक्स में 95 थे, पर केमिस्ट्री में 65 थे, जबकि केमिस्ट्री ईजी आई थी मेरे अटेम्प्ट की। तो वही, बिकॉज इनऑर्गेनिक मुझे आती नहीं थी। एडवांस में उसका इफेक्ट नहीं आया, बिकॉज एडवांस में हमारे वाले में इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा आई नहीं, जो आई काफ़ी सिंपल थी। हमारी ऑर्गेनिक काफ़ी टफ आई थी, तो वो बाई चांस मेरे को फ़ायदा हो गया, बिकॉज ऑर्गेनिक थोड़ी अच्छी है मेरी। उसके बाद तो हाँ, सिलेबस का मैं कह रहा था, तो इसलिए इनऑर्गेनिक मैंने कभी करी नहीं। तो नवंबर दिसंबर तक मेनली सिलेबस डन था। उसके बाद जनवरी एंड से स्टार्ट था मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, मेंस 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। तो मैंने 20-25 डेज़ करा होगा मेंस की हार्डकोर तैयारी। बेसिकली हमारी कोचिंग में बताया था दैट बेसिकली NTA का ऐप होता है, तो उस पर सैम्पल पेपर्स डाले हुए हैं NTA वालों ने। तो दे आर एग्जैक्टली लाइक द पेपर विच इज़ गोइंग टू कम। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल सेम है, इनफैक्ट कई बार तो क्वेश्चन ही उठ के आ जाते हैं। तो वो पेपर्स बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। तो हमें कहा था दैट वो पेपर आप दिन के 2-3 करो, या फिर वो 2 कर लो एंड एक प्रीवियस ईयर पेपर कर लो। तो ये सब चीज़ें मैंने पर्सनली नहीं करी ज़्यादा, बिकॉज मेरे को मेंस अच्छा नहीं लगता था एज एन एग्ज़ाम, थोड़ा मुझसे होता नहीं। तो बट मेरे जिन दोस्तों ने करे, उनके रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, उनकी रैंक काफ़ी अच्छी है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली करनी चाहिए। राइट। और यार जैसे भाई ने बोला ना कि मेंस होता नहीं और ज़्यादा उनका अप्रोच, मतलब मेंस होता नहीं उनसे, तो मैं एक बार वो बता दूँ परसेंटाइज, तो आप बुरा मत मानना। परसेंटाइल थी भाई की 99.91 परसेंटाइल, ठीक है। उसके लिए बोल रहे हैं कि 89.91 पहले में, दूसरे में नहीं 93। हाँ, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.91 परसेंटाइल थी और सेकेंड अटेम्प्ट में 99.93 परसेंटाइल थी। बट पॉइंट वैलिड है, क्योंकि जब AIR 76 देखते तो उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम है ना। जब आप टारगेट ही बहुत ऊपर का करते हो, जब थोड़ा सा नीचे आ जाते हो तो बुरा तो लगता है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो 11th वेस्टेड वाले बच्चे हैं, ठीक है भैया, हमारी तो 11th ख़राब हो गई है, अब 1 साल बचा है। मैंने तो सोचा था मैं तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली जाऊँगा, और अब तो सारी होप ख़त्म हो गई है। अब तो ऐसा है कि जेईई मेंस क्रैक करके बस कोई NIT वगैरह मिल जाए, उसी से काम चल जाएगा। आप बताओ यार, क्या ये होप खो देनी चाहिए? मतलब 1 साल है बंदे के पास, वो अपना जो ड्रीम IIT है उसे सेक्रीफाइस कर रहा है, ये करना चाहिए नहीं? सिंपली बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है, क्या 1 साल के अंदर भी AIR अंडर 100 लाना या AIR अंडर 500 लाना रैंक पॉसिबल है, येस और नो? तो देखो यार, तुम चाहो तो तुम अच्छे से पढ़ के, ज़्यादा एफिशिएंसी से पढ़ के, जल्दी चीज़ें निपटा के 1 साल में बहुत आराम से टॉप 50, टॉप 100 या फिर उससे भी बेटर रैंक ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर 1 साल चला गया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 12th बची है तो तुम ला ही नहीं सकते। अब तुम्हारा टारगेट ही बस टॉप 1000 या टॉप 2000 होना चाहिए। नहीं, मेरी एक चीज़ है दैट हमेशा अपना एम टॉप रखो, बिकॉज यू कैन नेवर गेट मोर देन व्हाट यू एम।
अगर आपका एम में 500 रैंक है तो आपकी 490 नहीं आएगी, आपको आपकी या तो 500 आ जाएगी या फिर 510 आएगी या फिर 1000 आएगी, राइट? आपकी बेटर नहीं हो सकती। तो कभी भी फिर ये ब्लेम नहीं होना चाहिए ना कि मेरी 400 रैंक इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा एम ही 500 का था। कई लोग होते हैं जिनको होता है कि बस IIT दिल्ली पहुँचना है, इसके लिए तो मेरे को ये रैंक चाहिए, 6000 रैंक चाहिए, तो वो मैं बस ले आऊँगा, मेरे को टॉप 6000 चाहिए। बट ये मेरे हिसाब से गलत है, ये थिंकिंग गलत है। आप एम करो कि मेरे को टॉप 500 रैंक चाहिए, अब जो आएगी वो आएगी, वो आपकी प्रिपरेशन पे बेस्ड आएगी। बट पॉइंट ये है कि आप एक साल में भी अच्छे से पढ़ के सारा कवर करके बहुत अच्छी रैंक लाओ। राइट, देखो यार, एक्चुअली ना माइंडसेट का ही फ़र्क है कि तुम 5 महीने भी बचे हैं, या तो उसे रोने में निकाल दो कि मेरा टाइम निकल गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत कर दी, अब टाइम नहीं है, या फिर तुम उन 5 महीनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो, हर दिन बहुत अच्छे से मेहनत करो, तो डेफिनेटली आप जिस स्टेज पे आप हो ना उसके 10x में पहुंचने वाले हो। 100x भी हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लो एक राइट डायरेक्शन के अंदर। तो यार मयंक, हमने बहुत सारी बातें की, अब एक एडवाइस दे दो जो आपके जूनियर्स है, 2025 वाले, 2024 वाले जो बच्चे हैं वो आपको देख रहे हैं इंस्पिरेशन कि भैया ने इतना अच्छा किया है तो हम भी उस कॉलेज के अंदर जाएंगे, IIT दिल्ली के अंदर, IIT बॉम्बे के अंदर, और इतने ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो आप एक बहुत ही अच्छी क्या एडवाइस दोगे बच्चों को? देखो यार, एक चीज़ मैं ये कहूँगा दैट हर बहुत ज़्यादा सोर्सेज पे मत जाओ। फॉर एग्जांपल अगर किसी कोचिंग में हो तो उस कोचिंग के टीचर्स को फॉलो करो, वहाँ पे जो लोग कह रहे हैं, जो टीचर्स कह रहे हैं उसको फॉलो करो, जो तुम्हारा साइड में दोस्त कह रहा है उसको मत फॉलो करो। अगर दोस्त कह रहा है कि पाथफाइंडर कर ले उससे बहुत फ़ायदा होगा तो मत करो, पाथफाइंडर से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, पाथफाइंडर एडवांस के लेवल से भी बहुत ज़्यादा है। अगर दोस्त कह रहा है कि मत पढ़ या दोस्त कह रहा है कि पढ़ ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो तुम्हें लगता है, जो टीचर्स कह रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम नहीं हो किसी कोचिंग में, यूट्यूब से तुम कर रहे हो, तो जैसे भैया का चैनल है, अगर तुम भैया की बात फॉलो कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम 4 क्रिएटर्स को देख रहे हो, 4 कंटेंट क्रिएटर्स को देख रहे हो और चारों की बात सुन के कह रहे हो कि चलो ये बात इनसे ले ली, वो बात उनसे ले ली। नहीं, किसी एक को फॉलो करो, बिकॉज हर किसी की गलत स्ट्रैटेजी है और किसी की भी गलत नहीं है, हर किसी की सही है बट डिफरेंट है, तो तुम अलग अलग जगह से नहीं कर सकते। अब मेरे को, मैं अपना बताऊँ तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था इन चैनल्स के बारे में, लेकिन मेरे को तो मेरी मम्मी ने ही बाद में बताया दैट रोहित भैया का चैनल ऐसे ऐसे, जब इन्होंने मेरे को पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया, फिर मम्मी ने 2-3 वीडियोस दिखाई, तो मम्मी जानती थी बट मैं बिल्कुल ऐसे नहीं जानता था यूट्यूब पे इस जॉनरे में किसी को, बिकॉज मेरा कोचिंग से था। बट अगर तुम हो इसमें तो ऐसा नहीं कि सबसे गए। बाद में जब मैंने रोहित भैया की वीडियोस देखी तो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट और काफ़ी ज़्यादा बेटर नहीं, बिकॉज पहले मेरे को नॉलेज नहीं थी, अब जब मेरे को समझ आ गया था कि क्या है, तब मेरे को पता चला कि वो एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑलराइट यार, थैंक यू सो मच, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड यार एक बात बता दो ना, ये पॉडकास्ट हमने पहले भी शूट किया था बट इसकी वॉइस में प्रॉब्लम आ गई, माइक में, इसे हम पॉडकास्ट को दोबारा शूट कर रहे हैं इतनी गर्मी में। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई मयंक भाई ना बहुत ज़्यादा हम्बल हैं एंड बहुत ही अच्छा नेचर है बंदे का, मैं सही बता रहा हूँ ऑनेस्टली। एंड आंटी जी को भी थैंक यू जिन्होंने रिकमेंड किया भाई को वीडियोस। और देखो यार, आज के टाइम में क्या है ना, जेई प्रिपरेशन में लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि अपने हेल्थ को ही भूल गए हैं, है ना तो बाहर वॉक करने जाते हैं, बाकी चीज़ों को एकदम छोड़ चुके हैं, सिर्फ पढ़ाई 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 करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या आप सजेस्ट करो? तो देखो, मैं अपना बताऊँ तो मेरा इंस्टीट्यूट जहाँ से था, मतलब घर के पास था, तो अगर मैं वहाँ से रिक्शा लेता करके तो मेरे को 50 रुपये पड़ते थे, बट अगर मैं 1 किलोमीटर दूर जाके लेता तो मेरे को 10 रुपये में मिल जाती थी। तो इसलिए मैं रोज़ 1 किलोमीटर अप डाउन करता था, तो मेरा तो बिकॉज मेरे बच जाते थे वैसे। बट उसका एक और मोटिवेशन भी था, जो कि था दैट वॉक करने से थोड़ी बॉडी बनी रहती है, एक हेल्थ बनी रहती है। अगर आप बिल्कुल ही लिथार्जिक हो जाओगे, कार्स वगैरह में ट्रैवल, मेरी अपने घर वालों से इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई है इस बात से कि तू टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, अभी टाइम इंपॉर्टेंट है। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप हेल्थ को ही नहीं रखोगे तो कैसे आप पढ़ाई करोगे? अगर आपको एक बार भी फीवर हो गया, एक बार तबीयत ख़राब हुई, तो आपका 1 हफ्ता गया, सोचो आप कितना पीछे हो जाओगे। आप फुटबॉल वगैरह ये एक्टिविटीज़ तो भी नहीं कर सकते बिकॉज इनमें ज़्यादा टाइम चाहिए। आप फुटबॉल एक बार खेलने गए 2 घंटे लगेंगे प्लस 1 आवर आगे पीछे का, थक जाओगे आप। तो इससे अच्छा ये चीज़ें कर लो, वॉक कर लो, थोड़ा पार्क में सुबह सुबह वॉक कर लो, इनऑर्गेनिक पढ़ लो तो इससे अच्छी रहेगी। हाँ, और इसमें क्या होगा ना, अगर आप योगा वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करोगे ना तो आप फिजिकली तो फिट रहोगे ही, साथ में आप मेंटली भी फिट रहोगे। ठीक है, आपका रिफ्रेशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप एफिशिएंटली पढ़ पाओगे। जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना कि 14 घंटे पढ़नी चाहिए या 7-8 घंटे पढ़नी चाहिए, तो वो 7-8 घंटे की जो प्रोडक्टिविटी वो उसी चीज़ से आती है जब आप प्रॉपर रेगुलर वॉक करते हो,
ब्रेक्स के अंदर प्रॉपर रिफ्रेश होते हो, सारी चीज़ें करते हो, तभी जाकर उसकी एफिशिएंसी आती है। एंड में यार मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ जो कि शायद कुछ लोगों को लगे कि इररेलेवेंट है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स। मतलब यार बहुत लोग बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर देते हैं इन चीज़ों के पीछे। मतलब दिन में 2-3 घंटे बात करते हैं, पूरी पढ़ाई के टाइम भी किसी और के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ यार ये सब मत करो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं लोगों का देख चुका हूँ, उनका ख़राब हो जाता है बिल्कुल। उनकी रैंक 100 आनी होती है तो 10,000 आती है हज़ार। तो प्लीज़ यार पढ़ाई पे ध्यान दो। 2 साल की बात है, कुछ लोगों के लिए तो 1 साल। कॉलेज आके कर लेना ये सब। हाँ यार, मतलब इन चीज़ों के लिए तो कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हो। इवन मैं तो ये कहूँगा आफ्टर कॉलेज, कॉलेज में भी अपना करियर बनाओ, सबसे पहले एक अच्छी पोजीशन पे पहुँचो, देन ये सारी चीज़ें पूरी लाइफ पड़ी है इन चीज़ों के लिए। सो यार आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो। बाय।